नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज विजयदशमी का त्यौहार है, तो आपको आपके परिवार को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस उपलक्ष्य में देखो, आज द हिंदू ने तो छुट्टी मार ली, यानी आज द हिंदू पब्लिश नहीं हुआ। तो दूसरे न्यूज़पेपर्स के दो इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो बिजनेस लाइन का इशू डिस्कस करेंगे, कोल क्राइसिस से संबंधित है। कई दिनों से ये इशू चल रहा है, कोल क्राइसिस से संबंधित। हिंदू ने इसे कवर नहीं किया, लेकिन अच्छा हुआ आज नहीं आया था हिंदू, हमें मौका मिल गया ये इशू कवर करने का। और दूसरा इशू आज हम डिस्कस करेंगे डेली बायोनियर का, स्टबल बर्निंग से संबंधित है। सर्दियाँ स्टार्ट, ये इशू भी स्टार्ट। हर साल स्टबल बर्निंग के मामले आते हैं और हर साल आर्टिकल पब्लिश होते हैं। होपफुली सिचुएशन इंप्रूव होगी। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम वेस्ट। वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस करने के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस कीजिए और स्कोप एंड चैलेंजेस भी डिस्कस कीजिए। वेस्ट से जब एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं तो क्या स्कोप है, क्या चैलेंजेस हैं। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कोल क्राइसिस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, हमारे देश में अभी फिलहाल कोल क्राइसिस चल रही हैं। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर लिखा था कि जल्द ही कोल की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में, उन्होंने तो वैसे दिल्ली की बात की थी, लेकिन अगर कोल क्राइसिस पर जल्द ही ध्यान नहीं दिया गया तो विभिन्न राज्यों में या तो देखो लंबे लंबे बिजली के कट लगने स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर हमें मजबूरी में बहुत महंगे दामों में दूसरे देशों से कोयला परचेज करना पड़ेगा। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक मीटिंग ली। मतलब समस्या गंभीर है। वैसे देखो, इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है कोल का, लेकिन बावजूद इसके 6 अक्टूबर को इंडिया के पास सिर्फ 4 दिनों का कोल स्टॉक था। और होना कितना दिनों का चाहिए? रिकमेंडेशंस के अनुसार 15 से 30 दिनों का जो कोयला है वो स्टॉक में होना चाहिए। 10 अक्टूबर को एक दिन का और ऐड हो गया, यानी 10 अक्टूबर को 5 दिनों का एडवांस में कोयला जो था हमारे देश में स्टॉक था। देखो, देश में 70% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, वो कोल से होती है, इसीलिए ब्लैकआउट का खतरा ज़्यादा है। इसके बाद देखो, क्वेश्चन ये उठता है, आखिरकार इंडिया में कोल क्राइसिस पैदा क्यों हुए? मतलब ये नौबत आई क्यों कि इंडिया के पास कोल का स्टॉक इतना ज़्यादा कम है? इसके पीछे मेनली देखो 2-3 रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला रीज़न, इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की जो कीमत है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इस साल के मई में इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की कीमत थी 75 रुपये पर मीट्रिक टन, लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की कीमत बढ़ के हो चुकी है 246 रुपये पर मीट्रिक टन। इतना महंगा कोयला अगर एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट से परचेज करेंगे ना, तो इतनी महंगी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी जिसे खरीदना बेचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इंडिया में। मतलब 15 रुपये पर यूनिट, 20 रुपये पर यूनिट, आप बताओ इतना कोई कंज्यूमर देना चाहेगा? और सारा का सारा जो घाटा है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी नहीं उठाना चाहेंगी। दूसरा रीज़न, इस साल मानसून थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहा, इस वजह से जो कोल माइंस हैं उनमें लंबे समय तक पानी भरा रहा, तो फिर परिणाम स्वरूप कोयले की माइनिंग ज़्यादा नहीं हो उसकी। नेक्स्ट रीज़न, देखो, जब हमारे देश में कोविड की सेकेंड वेव आई थी ना, तो लॉकडाउन्स लगे वेरियस स्टेट्स में, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वो बंद हो गई। तो कोल इंडिया से वेरियस प्लांट्स ने कोयला परचेज करना कम कर दिया, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ तो एकदम से बंद सी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी कम हो गई। तो कोल इंडिया से चूंकि वेरियस प्लांट्स ने कोयला परचेज करना बंद कर दिया, तो कोल इंडिया ने भी माइनिंग जो है वो बंद कर दी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला, एकदम से कोल की जो डिमांड है वो बढ़ गई। एकदम से डिमांड बढ़ गई तो अब उस प्रपोर्शन में कोयला जो है वो माइन नहीं किया जा रहा है कोल इंडिया के द्वारा, क्योंकि थोड़ा वक्त लगेगा ना उसी पेस में आने में। इसके बाद नेक्स्ट रीज़न,
देखो चाइना में भी कोयले की कमी हो गई और चाइना भी कोल इंपोर्ट करता है, तो चाइना की जेबें तो आपको पता है भरी हुई हैं। चाइना वर्ल्ड में दूसरे कंट्रीज से काफ़ी एग्रेसिवली कोल परचेज कर रहा है, जिसकी वजह से कोल की जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में और भी ज़्यादा बढ़ गई है और डिमांड बढ़ने से रेट जो हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है, इस कोल क्राइसिस से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। देखो दो तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं, एक तो इमीडिएट, एक लॉन्ग टर्म में। इमीडिएट स्टेप्स क्या हो सकते हैं, या तो आप कोयले की डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करो, या फिर कुछ इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, यहां पर कोयला इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ा कोयला यहां से डाइवर्ट करो, या फिर आप ग्लोबल मार्केट से महंगा कोयला परचेज करो। कुछ ना कुछ तो आपको करना ही होगा शॉर्ट टर्म में, ताकि कोयले की कमी से निपटा जा सके। बट लॉन्ग टर्म में काफी सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। लॉन्ग टर्म में देखो कोल के ऊपर हमें अपनी जो डिपेंडेंस है वो कम करनी होगी, दूसरे सोर्सेज से हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होगी। कुछ ऑप्शंस हमारे पास में हैं। सबसे पहले है सोलर पावर का ऑप्शन। सोलर पावर को बूस्ट दिया जा सकता है सरकार के द्वारा सब्सिडीज देके, कुछ इंसेंटिवाइज करके। ये देखो एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होगा कोयले को रिप्लेस करने के लिए। बट एक दिक्कत ये है, सूर्य जब चमकेगा, यानी सूर्य जब तक शाइन करेगा आकाश में, तब तक सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। शाम को नहीं किया जा सकता, रात को भी नहीं किया जा सकता। यही दिक्कत विंड मिल से है, यानी विंड एनर्जी के साथ है। जब तक हवा चलेगी तभी तक आप विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, उसके बाद नहीं। इसके बाद ऑप्शन एक है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर के साथ ये ड्रॉबैक्स नहीं है कि हाँ दिन में ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, या फिर हवा चलेगी तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। बड़े स्केल पर न्यूक्लियर पावर जनरेट की जा सकती है एक साथ, लेकिन ड्रॉबैक भी यहीं से निकल के आते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में, मैग्नीट्यूड में जब न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, तो उसे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के अपने रिस्क हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया जा सकता है जापान का फुकुशिमा डिजास्टर, जो 2011 में सुनामी लहरें जब आई थी, जब घटित हुआ था, तो उसके बाद से विभिन्न देशों ने न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करना कम कर दिया है। लेकिन देखो एक अच्छी बात यह है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे जो ऑप्शंस हैं ना बिल्कुल क्लीन हैं। ये इन ऑप्शंस में कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती। मतलब इन ऑप्शंस को अगर अपनाया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन समस्याओं को एड्रेस करने में भी मदद मिलती है। और क्या ऑप्शन हो सकता है? और ऑप्शन हो सकता है वेस्ट टू एनर्जी ट्रीटमेंट प्लांट्स। बहुत सारा कचरा या फिर लिक्विड वेस्ट का इस्तेमाल किया जाए स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, और जो स्टीम प्रोड्यूस हो वो इस्तेमाल हो टरबाइन घुमाने के लिए और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। वैसे भी देखो हमारे देश में कचरा काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। हमारे देश में एक दिन में 1.5 लाख यानी 1,50,000 टन सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो कि वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट है, थर्ड हाईएस्ट है। इसमें से देखो सिर्फ 70% ही सॉलिड वेस्ट जो है वो कलेक्ट हो पाता है, और उसका भी सिर्फ 20% जो है सिर्फ उसी की प्रोसेसिंग हो पाती है। बाकी तो देखो उन्हें बिना ट्रीट किए लैंडफिल्स में गिरा दिया जाता है और फिर कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ क्रिएट हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा दिल्ली में जो गाजीपुर में लैंडफिल है, बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ है। लेकिन इसी वेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ये तो देखो विन विन सिचुएशन होगी। और ये जो सॉल्यूशन है कि गार्बेज की प्रोसेसिंग, ये तो हमारे देश में जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की गाइडलाइंस है उसे भी सपोर्ट करता है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की गाइडलाइन में कहा गया है सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को अलग अलग और अच्छे से मैनेज किया जाए। ये सॉल्यूशंस देखो इंडिया में भी कई सिटीज़ में अपनाया गया है और ग्लोबल लेवल पे भी बहुत अच्छे ढंग से अपनाया गया है। जैसे हैदराबाद में एक प्लांट है एम्बरपट प्लांट। ये प्लांट सिटी के फीकल स्लज को ट्रीट करता है। फीकल स्लज मतलब जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसे ट्रीट किया जाता है इस प्लांट के द्वारा बायोगैस में कन्वर्ट करके, और फिर वही बायोगैस यूज की जाती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और बचा हुआ जो स्लज है उसे खाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसी खाद को फिर किसानों को बेच दिया जाता है।
ये सॉल्यूशन हमारे देश में और भी सिटीज में इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। इसके बाद एक दो एग्जाम्पल आप ग्लोबल भी दे सकते हो, जैसे कीनिया में एक लोकल स्टार्टअप है सैनिवेशन। ये फीकल वेस्ट को यानी ह्यूमन वेस्ट को कन्वर्ट करता है ब्रिकेट्स में। ब्रिकेट्स मतलब एक कॉम्प्रेस्ड ब्लॉक, इस प्रकार का एक कॉम्प्रेस्ड ब्लॉक हो जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है खाना बनाने के लिए या फिर हीटिंग के लिए। बस एक आधा एग्जाम्पल बहुत है। लेकिन देखो लास्ट में कहा जाता है वे फॉरवर्ड में कुछ बैरियर्स हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। क्या? देखो हमारे देश में 70% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से प्रोड्यूस होती है ना, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, रेलवेज का इस्तेमाल किया जाता है कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इंडियन रेलवेज का जो फ्रीट रेवेन्यू है ना, वो 44% तो कोयले के ट्रांसपोर्ट से जनरेट होता है। कोयला ट्रांसपोर्ट करना अगर इंडियन रेलवेज ने कम कर दिया तो उनका फ्रीट रेवेन्यू बहुत कम हो जाएगा। और इंडियन रेलवे तो आपको पता है हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है। इसी वजह से थोड़ा एक अपोजिशन है कि कोयले के यूज़ को ख़त्म ना किया जाए। तो क्या करना चाहिए? इसका सॉल्यूशन देखो ये है, एक नेशनल टास्क फोर्स सेटअप की जाए। नेशनल टास्क फोर्स में रिप्रेजेंटेटिव्स हों, जो भी रेलेवेंट इंडस्ट्रीज़ हैं इस मामले में, वहाँ से एकेडमिक्स हों, कम्युनिटी लीडर्स हों, एक्टिविस्ट हों, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स हों। ये टास्क फोर्स डिसाइड करे क्या प्लान होना चाहिए, मतलब कोल को कैसे धीरे धीरे फेस आउट किया जाए, जो कि देखो जरूरी भी है, और उसी हिसाब से पॉलिसीज डिजाइन की जाए ताकि हमारे देश में जो क्लीन टेक्नोलॉजीज हैं उनको प्रमोट किया जा सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल स्टबल बर्निंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आपने देखा होगा हर साल नॉर्थ इंडिया में खास करके एनसीआर में धुएं का एक बादल आ जाता है, यानी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये समस्या कई सालों से चलती आ रही है। हर साल सरकारें कहती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट समेत आसपास के स्टेट गवर्नमेंट्स, कि इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है। इस बार भी 13 अक्टूबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 171 शो कर रहा था, यानी एयर क्वालिटी ऑलरेडी दिल्ली में काफ़ी ख़राब हो चुकी है पिछले हफ्ते। क्वेश्चन ये उठता है कि हर साल सर्दियों में ये समस्या नॉर्थ इंडिया में यानी पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ क्यों जाता है? इसके पीछे देखो काफ़ी सारे रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला रीज़न तो ये है, रोड के आसपास जो डस्ट पड़ी होती है तो वो उड़ती रहती है। दूसरा, बड़े व्हीकल से एमिशन ज़्यादा होता है। दिल्ली एनसीआर में कई सारे पावर प्लांट्स हैं जो एमिट करते हैं। और एक मेजर रीज़न रिस्पॉन्सिबल ये है स्टबल बर्निंग का। स्टबल बर्निंग का मतलब क्या है? देखो खरीफ की जो फसल है ना, पैडी, इसकी हार्वेस्टिंग जब होती है तो पैडी की हार्वेस्टिंग और नई फसल यानी रबी की वीट की फसल उगाने में समय काफ़ी कम होता है, 10-15 दिन। तो किसान क्या करते हैं, पैडी की हार्वेस्टिंग करने के बाद जो रेजिड्यूज बचते हैं ना, उन्हें स्टबल कहा जाता है। उसको अगर मैनुअली काटा जाए तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, और चूंकि जैसा मैंने आपको बताया टाइम भी काफ़ी कम होता है, तो किसान शॉर्टकट अपनाते हैं। वो पैडीज के रेजिड्यूज को आग लगा देते हैं ताकि उनका काम आसान हो जाए। एक तो मैनुअली नहीं काटना पड़ेगा, दूसरा जल्दी रेजिड्यूज साफ हो जाएंगे, जल्दी से उनको अगली फसल भी उगानी है। बट ये जो स्टबल बर्निंग होती है ना, इसका नुकसान क्या होता है? सर्दियों में देखो पंजाब हरियाणा से विंड्स चलती हैं दिल्ली की तरफ, हवाएं चलती हैं जो इस स्मोक को यानी धुएं को लेकर आती हैं दिल्ली में, और दूसरी तरफ वेस्टर्न यूपी रीजन से हवाएं चलती हैं दिल्ली की तरफ जो मॉइस्चर लेके आती हैं। तो मॉइस्चर आया वेस्टर्न यूपी की विंड से और स्मोक आया पंजाब हरियाणा की विंड से, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, बन जाता है स्मोग। तो इसलिए ये धुएं का बादल बन के इमर्ज होता है सर्दियों में। ये तो हमने कुछ जनरल पॉइंट्स डिस्कस किए। देखो इस बार स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स पंजाब हरियाणा में रिलेटिवली कम हैं, लेकिन गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जो यूपी के हैं इलाके, वहां पर स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यूपी प्रशासन का रिस्पॉन्स क्या है? एफआईआर दर्ज करना, और जो किसान ये स्टबल बर्निंग कर रहे हैं उन पर फाइन लगाना 2500 से लेकर 15,000 के बीच में। बट देखो इतना कम फाइन जब लगाया जाता है ना, तो किसानों पर कुछ खास असर पड़ता नहीं है, क्योंकि मैनुअली अगर स्टबल को काटा जाए तो और भी ज़्यादा पैसा लगेगा, 50,000, 1 लाख।
तो उन्हें लगता है कि 2500 15,000 इतना कुछ फाइन देना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैनुअली काटेंगे बल्कि और ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो वो खुश होकर फाइन दे देते हैं। सॉल्यूशन देखो ये है, इस प्रकार का फाइन लगाने में सॉल्यूशन नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस इसके लिए लिए गए हैं। उन सॉल्यूशंस को बड़े स्केल पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है यूपी में भी, और जहां जहां पर किसान उन सॉल्यूशंस को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में, वो किसान भी इन सॉल्यूशंस को यूज कर सकते हैं। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का एक सॉल्यूशन का जिक्र किया जाता है, पूसा डिकम्पोजर। इसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक लो कॉस्ट माइक्रोबियल बायो एंजाइम है जो देखो क्रॉप रेजिड्यूज को डिकम्पोज कर देता है। अब जल्दी से जब क्रॉप रेजिड्यूज हैं, क्रॉप का, पिछली क्रॉप का जो बचा हुआ कचरा है, वो अगर डिकम्पोज हो जाएगा तो यही डिकम्पोज हुआ कचरा फिर खाद का काम करेगा अगली फसल के लिए। हजारों किसानों ने पंजाब और हरियाणा में अपने आप को रजिस्टर करवाया है फर्म के साथ इस डिकम्पोजर का, पूसा डिकम्पोजर का इस्तेमाल करने के लिए। एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जिसने IARI के साथ में टाई अप किया है ताकि डिकम्पोजर के यूज को और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जा सके। ये जो बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है ना, ये एक कैप्सूल प्रोवाइड करेगा जिसमें पाउडर होगा, उस पाउडर को पानी के साथ मिलाया जा सकता है और उस पानी का स्प्रे किया जा सकता है, फिर ये डिकम्पोजर का काम करेगा। कुछ और एक्सपेरिमेंट्स भी अलग अलग स्टेट्स कर रहे हैं। फार्मर्स को परसुएड किया जा रहा है कि आप बासमती पैडी को डाइवर्सिफाई कीजिए जिसे फोडर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। साइंटिस्ट माइक्रोबियल सॉल्यूशंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं जिनकी सहायता से स्टबल को डिजोल्व किया जा सके और उन्हें सोइल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट किया जा सके। इसके साथ साथ ट्रायल चल रहे हैं बायो CNG जनरेट करने के लिए, मतलब स्टबल से कैसे बायो CNG या फिर बायो इथेनॉल जनरेट की जा सकती है, इसके लिए भी ट्रायल सॉल्यूशंस चल रहे हैं। तो इनोवेटिव सॉल्यूशन पे हमें काम करना होगा, बजाय इसके कि किसानों को सब्सिडी दी जाए कि अगर आप स्टबल नहीं बंद करोगे तो आपको 100 रुपये मिलेंगे पर क्विंटल के हिसाब से, या फिर किसानों पर फाइन लगाना। ये सॉल्यूशन से इतने ज़्यादा कारगर नहीं हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया स्टबल बर्निंग से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।